नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यह संयोग है या फिर प्रयोग है कि अदानी मामले को लेकर जो भी नेता बोल रहा है उसके खिलाफ अलग अलग प्रकार की कार्रवाई हो जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के 2 सहयोगियों के यहां ईडी के छापे की खबर है। जिस तरह से अब छापे की खबरें आती हैं उससे यही लगता है कि कोई संजय सिंह से हाथ भी मिलाएगा तो उसके यहां ईडी पहुंच जाएगी। क्या पता किसी दिन संजय सिंह के पड़ोसी के यहां भी छापा पड़ जाए। संजय सिंह जहां से किराना का सामान मंगाते हैं उसके यहां भी छापा ना पड़ जाए। यह आइडिया कैसा रहेगा, आपसे पूछ रहा हूं कि संजय सिंह से कितनी दूरी पर रहने से आप उनके करीबी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, यह तय हो जाए। जैसे कोविड के समय 2 गज की दूरी का फॉर्मूला आया था, यह बता देना चाहिए अब, ताकि कोई भी संजय सिंह के साथ चलते हुए उनके करीब ना जाए, 5 गज दूर ही रहे। ईडी से बचना है तो इतना तो कर ही लो भाई। मेरी ईडी से मांग है कि वह विपक्षी नेताओं के करीबी कहलाने की दूरी तय कर दे। पिछले दिनों संजय सिंह का नाम ईडी ने चार्जशीट में डाल दिया तो संजय सिंह ने चुनौती दे डाली, ईडी को माफी मांगनी पड़ी। इस माफी को मुश्किल से 20 दिन नहीं हुए कि संजय सिंह के सहयोगियों के यहां ईडी के छापे की खबर आ गई। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या इन छापों का संबंध अदानी मामले को उठाने से है? अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री ही इस बात की घोषणा कर दें कि अदानी मामले में चुप रहना राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाएगा। क्या आपको पता है कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा अदानी मामले में मुखर होकर ट्वीट करती रही हैं और चुनौती देती रहती हैं। महुआ मोइत्रा ने हाल ही में बीजेपी के एक सांसद की डिग्री पर सवाल उठा दिया। कायदे से उस सांसद की डिग्री की जांच हो जानी चाहिए थी। हमने इस पर एक वीडियो भी किया था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं ताकि पुराना याद आ जाए। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में छपी इस खबर को देखिए। खुद को जागरूक नागरिक बताने वाले श्रवण कुमार यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को शिकायत भेजी है कि कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। श्रवण ने अपनी शिकायत लोकसभा के स्पीकर को भी दी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी। इस व्यक्ति का दावा है कि महुआ मोइत्रा ने अपने हलफनामे में बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर वगैरह में निवेश की जानकारी नहीं दी है, जबकि उसे पता चला है कि महुआ मोइत्रा के VFAL नाम की कंपनी में 4900 शेयर हैं। कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर कई प्रमाण दिए, ट्वीट किया और दावा किया कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं। कम से कम चुनाव आयोग या लोकसभा के स्पीकर का दफ्तर ही इसकी जांच कराकर स्पष्ट कर देता। पर खैर, हलफनामे में इसका भी मीन मेक निकाला गया है श्रवण कुमार यादव के द्वारा कि महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी जानकारी नहीं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कई चुनावों में शादीशुदा होने की कोई जानकारी ही नहीं दी। पहली बार यह जानकारी उन्होंने 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग के फुल डिस्क्लोजर के आदेश के बाद दी। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि हलफनामे में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तब जाकर प्रधानमंत्री को शादी की जानकारी देनी पड़ी और हंगामा मचा। उनकी भी डिग्री की सत्यता को लेकर आज तक सवाल उठते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महुआ मोइत्रा की भी बारी आने वाली है? क्या इस वजह से कि वे आए दिन ट्विटर पर अदानी समूह को लेकर सवाल उठाती रहती हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आई तो महुआ मोइत्रा ने मीडिया की हेडलाइन को चुनौती दे डाली कि कहां क्लीन चिट मिली है। उसी तरह राहुल गांधी भी अदानी मामले को लेकर बेझिझक बोलते रहते हैं। जब बोलना शुरू किया तब राहुल गांधी के यहां दिल्ली पुलिस पहुंच गई। किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया कि पदयात्रा के दौरान महिलाओं ने उनसे छेड़खानी की शिकायत की थी। इस बयान के करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई पूछताछ के लिए। इस बीच
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी थी। राहुल गांधी अदानी मामले को लेकर लगातार हमला करने लगे थे। अप्रैल 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। यह तब का मामला है, मैं उनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं। राहुल ने कहा कि 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये राहुल के शब्द हैं। 2019 में इस मामले में मानहानि का केस फाइल होता है। मार्च 2022 में पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई दें। कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट मामले में ट्रायल पर रोक लगा देता है। उसके बाद सब कुछ तेजी से होता है। एक साल के बाद मार्च 2023 आते आते ट्रायल पूरी हो जाती है और कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। राहुल की सदस्यता चली गई, उनका बंगला खाली करा लिया गया। राहुल चुपचाप बंगला खाली कर चले गए। देश ने देखा कि विपक्ष के एक नेता का घर खाली कराया जा रहा है, एक ऐसे बयान को लेकर जिसके आधार पर तमाम सांसदों की सदस्यता एक दिन में चली जाए। मगर अदानी के खिलाफ बोलने की कीमत राहुल गांधी ने इस तरह से चुकाई, ये कहा जा रहा है। राहुल के मामले में फैसले को लेकर क्या हुआ आप सब ने देखा भी। इस पूरे मामले से बीजेपी खुद को इस तरह से अलग बताती रही और यह भ्रम देती रही जैसे कानून अपना काम कर रहा था, उसका तो इस विषय से लेना देना ही नहीं। इस पर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि इससे संबंधित तमाम डिटेल आप फिर से याद कर सकें। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी कहती है कि वह जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन आपको अमित शाह के YouTube चैनल के एक वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, मैं भटक नहीं रहा हूं विषय से, बल्कि आपको दाएं बाएं से घुमाते हुए मुख्य सड़क पर ही ला रहा हूं, ताकि आप देख सकें कि जो सामने की राजनीति होती है उसके पीछे की राजनीति कैसी होती है। इस थंबनेल पर ही लिखा है कि अमित शाह मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस सभा में अमित शाह तेली समाज की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार से बताते हैं और फिर मोदी समाज से प्रधानमंत्री को जोड़ते हैं। अमित शाह ही बताते हैं कि इस मंच पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैठे हैं। क्या आपको पता था या पता है कि खुद को जात पात से ऊंचा मानने वाले प्रधानमंत्री के समाज का भी सम्मेलन होता है? इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न बताया गया। समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज के माननीय अध्यक्ष एवं मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई ऐसे यही नहीं, इस सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने बताया कि मोदी समाज का यह सम्मेलन दूसरा है। 2019 में सूरत में हुआ, वहां भी गए थे। अमित शाह की यह राजनीतिक चतुराई ही हो सकती है कि इस भाषण में उन्होंने मोदी समाज की इस बात की तारीफ की कि इस समाज ने प्रधानमंत्री मोदी से कभी कोई सिफारिश नहीं की, मांग नहीं की, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। अब और कितना प्रतिनिधित्व चाहिए, प्रधानमंत्री तो इसी समाज से आते हैं। मगर इस भाषण के आखिर में, बिल्कुल ही आखिर में, अमित शाह जिस तरह से पूर्णेश मोदी का धन्यवाद करते हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी याचिका को बीजेपी का कितना समर्थन प्राप्त था। आप सभी का पूर्णेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी मजबूती से लड़ी है। हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। और पूर्णेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है, विजयी भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पूर्णेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि समाज के सम्मान की लड़ाई को आप लोग लड़े हो और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मिलने का मौका दिया। विशेषकर पूर्णेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा होता कि मोदी समाज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ही बुलाए जाते। देश देख भी लेता कि राष्ट्रवाद की राजनीति की धारा जाति के सम्मेलनों से ही निकलती है, राष्ट्र के किसी निराकार प्रेम से नहीं। यह भी सोचना चाहिए कि ग्लोबल लीडर हो जाने के बाद भी कोई नेता समाज का नेता कहलाने की चाह क्यों नहीं छोड़ पाता है, या कोई समाज उसे अपने समाज के दायरे में क्यों समेटे रहना चाहता है। क्या इसलिए कि जाति का समाज आखिरी फिक्स डिपॉजिट होती है? एक तरफ गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल हो जाने के जश्न में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ उनके बड़े भाई सोम भाई मोदी उन्हें मोदी समाज का रत्न बता रहे हैं। मेरी एक बात है, भारत में और विश्व में मोदी नाम का डंका बज रहा है। यहां बैठे हुए सब मोदी है, लेकिन किसी की सरनेम राठौड़ है, किसी की क्षत्रिय है, किसी का साहू है। क्या हम ये सब अपनी सरनेम बदल के मोदी नहीं कर सकते? सिर्फ इतना ही करना है ना, हम मोदी में तो पैदा तो हुए ही है। सिर्फ इतना करना है, आपकी राठौड़ सरनेम है, राठौड़ लिखो, इन ब्रैकेट मोदी लिख दो। क्या हर्ज होगी, क्या तकलीफ होगी? अपनी पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता है, और जो पहचान अपनी नहीं बताते वो खो जाते हैं, और हम खोना नहीं चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने नाम के साथ सरनेम की जगह पर इन ब्रैकेट में मोदी लिखिए। आपकी सरनेम जो कुछ भी है उसको बनाए रखना है, उसको निकालना नहीं है, लेकिन आप मोदी है ये भी उजागर करने की आवश्यकता है। हमें पता है कि यह वीडियो संजय सिंह के सहयोगियों के यहां ईडी के छापे पर है, और हमारा सवाल है कि क्या अदानी मामले में बोलने के कारण कुछ लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यह कहानी कई रास्तों से गुजर रही है। आपको धीरज के साथ देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस देश की राजनीति में सामने क्या परोसा जा रहा है, पीछे क्या पकाया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का संबंध बीजेपी के सिस्टम से है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। अप्रैल महीने में गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्णेश मोदी मंत्री नहीं है, मगर मंत्री के बंगले में रहते हैं, बल्कि गुजरात के 4 पूर्व मंत्री पद से हटने के बाद भी मंत्री के बंगले में रह रहे हैं, और राहुल गांधी से उनका बंगला खाली करा लिया गया। इसमें बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी का भी नाम लिया गया। मोदी समाज के सम्मेलन में अमित शाह उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो यह मामला कानून के सम्मान का नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक लड़ाई को खत्म करने के लिए कानून के इस्तेमाल का है, उसका सहारा लेने का है। इस सम्मेलन से आप यह जान पाते हैं कि राहुल को संसद से विदा करने पर बीजेपी कितनी खुश है, और उन्हें संसद से बाहर करने के लिए बीजेपी किस तरह से मौके की तलाश में थी। राहुल गांधी के बयान की राजनीतिक निंदा काफी थी, मगर विपक्ष के एक मजबूत नेता को निपटाने के लिए इतनी तैयारी की जा सकती है, की गई होगी। कानून का रास्ता लेकर उसे सदन से बाहर कर दिया गया और घर से बेघर। इसलिए अमित शाह पूर्णेश भाई मोदी का धन्यवाद अदा करते हैं। एक नेता को जनता से संवाद करने के लिए गली कुची से लेकर उसके काम करने की जगहों पर जाना ही चाहिए, यह सामान्य और जरूरी बात है। पदयात्रा के बाद भी राहुल की यह यात्रा जारी है, मगर आपने गौर किया होगा कि सदस्यता जाने और घर छीन जाने का रोना राहुल ने नहीं रोया। अगर यही बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई होती तो उनका हर दूसरा भाषण इसी पर होता कि मुझसे मेरा घर ले लिया गया। लेकिन राहुल ने इस बात को सामान्य तरीके से लिया और अदानी समूह पर अपने आरोपों को जारी रखा, अपने हमले को जारी रखा। उसी तरह संजय सिंह ने भी बोलना नहीं बंद किया। जिस वक्त खबर आई कि उनके सहयोगियों के यहां ईडी पहुंची है, संजय सिंह मुखर होकर ईडी की आलोचना करने लगे और बाकायदा वीडियो बयान ट्वीट कर दिया। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया।
इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े। इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के एक मामले को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। आपको याद होगा कि हंगामा मचा कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। संजय सिंह डरे नहीं, बल्कि आगे आकर हमला करने लगे। शुरू में लगा कि संजय का यह बयान राजनीतिक है, मगर संजय सिंह की बात जल्दी ही सच साबित हो गई। संजय सिंह ने कहा कि वे ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि ईडी ने गलत व झूठे तरीके से उनका नाम बदनाम करने के लिए चार्जशीट में डाला है और मीडिया में बताया है कि संजय सिंह भी इस तथाकथित घोटाले में शामिल हैं। उसके कुछ दिनों बाद इस संबंध में सांसद संजय सिंह ने एक कानूनी नोटिस भी उन्हें दिया। ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर माफी मांगी कि गलती से चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आ गया है। बताइए, गलती से एक सांसद का नाम आ जाता है। अगर संजय सिंह इस तरह से मुखर नहीं होते तो क्या ईडी खुद से इस गलती को ठीक करती? संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। उनका नाम डालने से पहले किसी को भी ध्यान तो रहा होगा ही कि क्यों डाल रहे हैं, किस वजह से डाल रहे हैं। कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैंबर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिख कर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया, झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है।
लड़ना है तो सामने सामने लड़ो। कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो। जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। जांच एजेंसियों पर आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष को डराने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। कर्नाटका में बीजेपी घूस और कमीशन लेने के आरोप पर चुनाव हार गई। 13% सीटों पर जमानत जब्त हो गई बीजेपी की। लोग इतने नाराज थे। क्या ईडी की टीम कर्नाटका में बीजेपी के नेताओं के यहां सक्रिय नजर आती है? अगर नजर आती तो जनता को यकीन होता कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी ईडी से कहना पड़ रहा है कि भय का माहौल मत बनाइए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट से कहा कि ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाना चाहती है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच के सामने सरकार ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि राज्य के एक्साइज विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवारों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है कि वे मुख्यमंत्री का नाम लें वरना गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। ऐसे अधिकारी इस विभाग में काम करने से ही मना कर रहे हैं। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ईडी राज्य में घोटाले की जांच कर रही है। यह सब आरोप सही नहीं है। ऐसा लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के बहाने जांच एजेंसियों के पास एक नई तलवार आ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी अप्रैल में अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कोर्ट में स्वीकृत इस याचिका में कहा गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर गैर भाजपा राज्य सरकारों को डराया धमकाया जा रहा है और उनकी कार्यप्रणाली को बाधित किया जा रहा है। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अदालत ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली। छत्तीसगढ़ की सरकार पहली राज्य सरकार है जिसने इस एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है। राज्य सरकार का कहना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत ईडी गिरफ्तारी, छानबीन, सीजर और संपत्ति अटैच करने के प्रावधानों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसीलिए इसकी संवैधानिक वैधता की जांच हो। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इस मामले में अपना फैसला देगा। लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहां जांच एजेंसियों की धमक बढ़ती जा रही है उससे यही लगता है कि जनता भले ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को चुनाव में हरा दे, मगर छापा पड़ेगा विपक्ष के नेताओं और उनके सहयोगियों के यहां ही। नमस्कार, मैं रविश कुमार।